इसको मिनिमाइज करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस कल के लेक्चर का अगर कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो रेज हैंड कर लें, अदरवाइज फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। जी आली बाजवा, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हमने कल पढ़ा था कैपिटल फॉर्मेशन और हाँ इसकी हाँ। स्टेजेस, सर इससे तो ऐसे लग रहा है जैसे सिर्फ हम पैसे की सर्कुलेशन कर रहे हैं। असल में कैपिटल तो तब नहीं बढ़ेगा जब हमारी इनकम्स आएंगी, यानी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? कैपिटल क्या है यस सर। पहले तो ये डिफाइन करें। सर सर कैपिटल ये जो हमारे मुल्क का यानी टोटल सरमाया होता है। सरमाया है। तो अगर आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब आपके कंट्री में पहले एक फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, आप एक और लगा लेंगे, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी? सर लेकिन ये हमारे कंट्री में तो जितने वो हमने अपने रिसोर्सेज से लगाए ना, हम यहाँ तो बाहर से इनकम जनरेट करके लगाएं, तो फिर ये हमारे इंटरनल कंट्री का इंटरनल जो कैपिटल है। बच्चे इंटरनल ही है, फैक्ट्री कंट्री के अंदर ही लग रही है। कहां पे लग रही है फैक्ट्री? एक फैक्ट्री सितारा टेक्सटाइल लगी हुई है, आपने इन्वेस्टमेंट की, कोहिनूर टेक्सटाइल भी लगा ली, एक और इन्वेस्टर करता है जी वो एबीसी टेक्सटाइल लगा लेता है, तो इन्वेस्टमेंट तो हो रही है कंट्री में, कैपिटल तो क्रिएट हो रहा है। सर ठीक है। लेवल ऑफ कैपिटल में इजाफा, उसका सोर्स ऑफ इनकम कोई भी हो। आपको कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है कि आपके ख्याल में इनकम सिर्फ कंट्री के बाहर से आती है। आप प्रोड्यूसर हैं, आप कुर्सी चेयर बनाते हैं और उसे पाकिस्तान में सेल करते हैं, आपने कभी जिंदगी में एक्सपोर्ट ही नहीं की, तो आप इनकम नहीं जनरेट कर रहे। आप 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आप इनकम ही नहीं जनरेट कर रहे। इनकम भी जनरेट होती है, उस इनकम में से सेविंग भी होती है, सेविंग इन्वेस्ट भी होती है, और अगेन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। सर ठीक है, शुक्रिया। जी कुरतुलैन, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स है ना, इसमें फिजिकल और नॉन फिजिकल कैपिटल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, फिजिकल कैपिटल में हम अगेन कहते हैं जो चीजें नजर आने वाली हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं। फिर नॉन फिजिकल में होता है, मसलन आप लेबर पे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है, दो तरह की इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। टारगेट फैक्ट्री का यही है कि हमने प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करना है। एक इन्वेस्टमेंट ये हो सकती है कि पहले फैक्ट्री के पास 100 पावर लूम्स थी, अब वो 10 पावर लूम्स और खरीद लेते हैं, 110 हो जाती हैं। ओके, ये जो इन्वेस्टमेंट है या ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है, ये फिजिकल कैपिटल में है, यानी जो नजर आने वाला कैपिटल है। एक और अप्रोच ये हो सकती थी कि वो मशीन्स 100 ही रहने देते, लेकिन उन मशीन्स को चलाने वाले जो 100 वर्कर्स या इंजीनियर्स या आप कह लें टेक्नीशियंस हैं, वो उन 100 वर्कर्स की ट्रेनिंग पे बाहर से आप कह लें कोई ट्रेनर बुलवाते, उसको 10-20 लाख 1 करोड़ रुपया देते कि आप हमारे इन 100 वर्कर्स को ट्रेन कर जाएं कि मशीन को बेहतर कैसे चलाया जाता है, पैदावार इंप्रूव कैसे करनी है। अब अगेन फर्म ने तो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया है, पहले भी 1 करोड़ ही किया था, अब भी 1 करोड़ ही किया है, लेकिन अब नॉन फिजिकल कैपिटल पे हुआ है, यानी जो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी वजह से भी प्रोडक्शन पहले से बेहतर हो जाएगी। तो आमतौर पे जब हम लेबर, टेक्निकल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, टेक्निक इंप्रूवमेंट पे पैसा लगाते हैं, तो वो क्योंकि उससे मशीन्स बढ़ना या बिल्डिंग का साइज बड़ा होना नजर तो नहीं आता, लेकिन अगेन वो भी हमारे लेवल ऑफ कैपिटल में इजाफा है, क्योंकि उससे हमारी प्रोडक्शन पहले से बेहतर हो जाएगी। जी अली हैदर, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये कैपिटल फॉर्मेशन में एक लाइन है, हम्म। इट इज सिंपली फॉरगोइंग टूडेज कंजम्पशन ऑफ फॉर द प्रोविजन ऑफ द कैपिटल गुड which will increase output of economy in future। जी सर इसकी समझ नहीं आई आप क्या है? देखें, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हैं, आपको उस बिजनेस से 1 लाख रुपया मंथली इनकम आती है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरा साल वो मंथली 1 रुपया इनकम जनरेट करते रहें और वो 1 लाख रुपया मंथली अपनी नीड्स पे, जैसे हमने कहा गुड्स और सर्विसेज पे स्पेंड करते रहें, आप उस 1 लाख से अपना घर का खर्चा चलाते जा रहे हैं। पूरे 12 महीने गुजर गए हैं, आपने 1 लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपया टोटल इनकम जनरेट की, 12 लाख की 12 लाख की टोटल खर्च कर दी, कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री में नहीं हुई। दूसरी अप्रोच, आप उसमें से हर महीने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया बचत करना शुरू कर देते हैं कि मैंने 90,000 खर्च करना है, 10,000 सेविंग कर लेनी है।
और 12 महीने के बाद आपको जो टोटल 1,20,000 रुपया बचा है, सेविंग की है आपने, वो 1,20,000 आप इन्वेस्ट कर देते हैं, 1-2 मशीन्स और खरीद लेते हैं। यानी टेक्निकली आपने क्या किया, अपनी आज की कंजम्पशन को छोड़ा है, फॉरगो किया है, ताकि मैं ये पैसा इन्वेस्ट कर सकूं, और उस इन्वेस्टमेंट से फायदा क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको मजीद इनकम देगी। मे बी नेक्स्ट आपकी इनकम 1,10,000 रुपए मंथ पे चली जाए, 20,000 मंथ पे चली जाए। तो आज की कंजम्पशन कोई भी कंट्री अगर कम करेगा, यानी अगर आप अपनी आज की इनकम सारी ही स्पेंड कर देते हैं, फिर तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी। तो आप अपनी आज की इनकम में से कुछ हिस्सा बचाएंगे, सेव करेंगे, उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे, फ्यूचर में आपकी इनकम जो है वो फर्दर इंक्रीज होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। जी हसन, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में एक क्वेश्चन है। Developed money and capital markets are vital to increase mobilization and capital formation. सर जी, इसमें developed money और capital markets नहीं, ये डेवलप्ड मनी नहीं है, डेवलप्ड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये इस तरह से है सेंटेंस। डेवलप्ड अलग है, आगे दो टाइप्स हैं मार्केट की, एक को हम मनी मार्केट कहते हैं, एक को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो वो आप दोनों के साथ लिख ले, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, या मनी एंड कैपिटल मार्केट कह लें तो भी एक ही बात है। अच्छा, अब इसको जरा समझ लें कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होती क्या है। ये बेसिकली आपके चैप्टर का जो सेकंड लास्ट, आपके कोर्स का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, 12वां चैप्टर, उसमें हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को ही पूरा स्टडी करना है। एक तो बात ये है, यानी वो पूरा चैप्टर है ही इन दो मार्केट्स पे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप ये समझ लें कि देखें, किसी भी कंट्री में जो पैसा सेव होता है वो दो तरह से इन्वेस्ट होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं सेवर हूं, मैंने बचत की है, तो या तो मैं उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दूं, या हो सकता है कि मैं उस पैसे को 2, 4, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकती है। अब फाइनेंस की जुबान में 1 साल से जो कम की इन्वेस्टमेंट है उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो 10 महीने हो सकती है, 8 महीने, कंप्लीट 1 ईयर हो सकती है मैक्सिमम। 1 साल या 1 साल से कम की इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और 1 साल से ज्यादा, वो फिर 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो या 100 साल हो, उस इन्वेस्टमेंट को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी है, जो लैंड करने वाला है उसे भी पता है मैंने सिर्फ 2-3 महीने के लिए पैसा लैंड किया है या इन्वेस्ट किया है, और जो बोरो करके इन्वेस्ट कर रहा है उसे भी पता है मुझे सिर्फ ये पैसा 2-4 महीने के लिए आना है। तो फर्म्स अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स इस तरह की बोरिंग से पूरी करती हैं कि अच्छा यार, मैंने इस महीने की सैलरीज देनी है, चलो 2 महीने के लिए कर्जा ले लो, 2 महीने बाद मुझे पैसा आ जाएगा, मैं रीपे कर दूंगा। दूसरी नीड फर्म की हो सकती है कि फर्म ने फॉर एग्जांपल 10 साल फर्म ने प्लांट नया लगाना है, फैक्ट्री नई बनानी है, और फर्म ने उससे 10 साल इनकम जनरेट करनी है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहता है। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बोरिंग लेंडिंग डीलिंग है, इन्वेस्टमेंट है, उसको हम फाइनेंस की जुबान में मनी मार्केट कहते हैं। 1 साल से कम अरसे की बोरिंग लैंडिंग हो रही है, यानी पैसा सेव करने वाले लैंड करने को तैयार हैं, इन्वेस्ट जो करना चाहते हैं वो बोरो करने को तैयार हैं। और जो 1 साल से ज्यादा की बोरिंग लैंडिंग है उसको हम फिर जो है वो लॉन्ग टर्म, और उसको फिर हम फाइनेंस की जुबान में कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड बोरिंग, कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लैंडिंग। ओके सर, थैंक यू जी। और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर लें। ओके जी, देन नेक्स्ट जो है हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कल मैंने जस्ट आपको हिंट दिया था कि गुड्स एंड सर्विसेज का टॉपिक है, और जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उसमें आप कह लेंगे पहला ऐसा टॉपिक है कि जिसमें से 8 नंबर का, 10 नंबर का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इससे ऑनवर्ड तकरीबन सारे ही टॉपिक, रेयरली शायद कोई एक आध टॉपिक छोटा आएगा, अदरवाइज सारे टॉपिक इस तरह के हैं कि अगर एग्जामिनर चाहे कि मैंने इस टॉपिक से पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन बनाना है या 8 नंबर का, तो बन सकता है। इससे पहले वाले जितने टॉपिक हमने किए हैं उनमें से कोई टॉपिक भी 3-4 नंबर से ज्यादा का नहीं था। ओके जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को डिफाइन करना है। डेफिनेशन तो जस्ट 2 मार्क्स की होती है, पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं कई दफा, जस्ट यहाँ पे रिवाइज कर लें। गुड्स, one of the basic ideas in economics is goods and services. Money is spent on goods and services by people to acquire them.
लोग पैसा खर्च करते हैं गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर हासिल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। आप लोगों को पता है कि हम रोजमर्रा जरूरियात के लिए अपना मंथली एक्सपेंस करते हैं, उसमें टेंजिबल चीजें भी होती हैं, इनटेंजिबल चीजें भी हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं खाने पीने के लिए कुछ खरीदता हूं तो वो टेंजिबल है, नजर आने वाली चीज है। मैंने मोबाइल खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, नजर आने वाली प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको इकोनॉमिक्स में गुड्स कहा जाता है, टेंजिबल, फिजिकल, टचेबल थिंग्स। फिर मैं बहुत से जो अपनी इनकम है वो ऐसी प्रोडक्ट्स पे खर्च करता हूं जो नजर नहीं आती। मसलन मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करता हूं, मैं यूटिलिटी गैस यूज करता हूं, सीएनजी गैस या आप कह लें वटेवर। फिर इसके अलावा मैं लेट अज्यूम सेल फोन यूटिलाइज कर रहा हूँ, यू फोन, वारिद, मोबिलिंग, किसी का मेरे पास कनेक्शन है। मैं नेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज यूज कर रहा हूँ। मैं टीचर्स के पास जाता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास ले रहा हूँ। मैं लॉयर्स के पास जाता हूँ अपने केस के लिए, मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूँ अपने चेकअप के लिए, मैं हेयर ड्रेसर के पास जाता हूँ कटिंग के लिए। ये सारी चीजें टेंजिबल नहीं है, यानी ये एक्चुअली हमारे लिए कोई काम करते हैं। तो किसी भी ऐसी चीज को जो खरीदी और बेची तो जा रही है लेकिन नजर नहीं आती, फिजिकल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, को मौजूद नहीं है कहीं पे, तो उसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में सर्विसेज कहते हैं। तो यही दो वर्डिंग्स जो हैं हम आगे क्लियर कर रहे हैं। अ गुड इज समथिंग टेंजिबल दैट यू कैन यूज और कंज्यूम लाइक कार, फूड, क्लॉथ्स। You buy a good with the idea that you will use it to fulfill your need either just once or over and again। यानी कि बहुत से गुड्स हम ऐसे खरीदते हैं जो एक ही दफा इस्तेमाल होने हैं। जैसे हमने कहा था नॉन ड्यूरेबल गुड्स, खाने पीने की चीजें हैं, बिस्किट का पैक खरीदा आपने, खा लिया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया, दोबारा यूज नहीं हो सकता, दोबारा न्यू खरीदेंगे तो यूज होगा। लेकिन बहुत सी चीजें जो है वो ओवर एंड ओवर अगेन यूज होती है। मतलब मैंने गाड़ी खरीद ली 10 लाख की, वो मैं शायद 5 साल इस्तेमाल करता रहूं, 10 साल इस्तेमाल करता रहूं। तो गुड्स नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं जो वन टाइम वंस यूज होंगे, ड्यूरेबल भी होते हैं, ज्यादा अरसे तक यूज होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सर्विसेज, all non-tangible, non-physical things, intangible things that someone does for you, like you give a haircut or does your medical checkup, one does not really get something touchable। यानी जो आपने पैसा पे किया है हेयर ड्रेसर को, उसके बदले में उसने कोई फिजिकल चीज आपको प्रोवाइड नहीं की। जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आप उसे 50 रुपए देते हैं, वो आपको बॉटल ऑफ ड्रिंक दे देता है, तो वो फिजिकल थिंग है। लेकिन हेयर ड्रेसर, टीचर, डॉक्टर ये आपको फिजिकल थिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो इकोनॉमिक्स में तमाम इनटेंजिबल थिंग को सर्विसेज कहा जाता है। ये सिर्फ लफ्ज की हद तक फर्क है गुड्स एंड सर्विसेज में। इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज को जनरली प्रोडक्ट्स कहा जाता है, यानी गुड्स भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज भी प्रोडक्ट्स हैं। साफ जाहिर है यूफोन की प्रोडक्ट सर्विस है, टीचर की सर्विस टीचिंग है, लॉयर की सर्विस जो है वो केसेस जो है वो हैंडल करना है और व्हाटएवर। हेयर ड्रेसर की सर्विस प्रोडक्ट जो है वो कटिंग और बाकी सर्विसेज हैं। तो सिंपली इकोनॉमिक्स में आप समझ लें इन दोनों को प्रोडक्ट समझा जाता है और एक ही सेंस में, यानी आगे चल के लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 2, 3 कहीं पर भी हम पढ़ें कि प्रोडक्ट ए की इलास्टिसिटी ज्यादा है, बी की कम है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये दोनों गुड्स ही हैं। सर्विसेज को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, गुड्स को भी। तो ये यानी गुड्स एंड सर्विसेज एक ही सेंस में ली जाती हैं, सिर्फ टेंजिबल इनटेंजिबल का फर्क है। अदरवाइज ये प्रोडक्ट हैं प्रोड्यूसर्स के, और दूसरी तरफ कंज्यूमर इनको खरीदता है इस्तेमाल करने के लिए। तो ये तो हो गई आप कह लें जस्ट 2 मार्क्स की डेफिनेशन। अगर वो एग्जाम में कहता है जी कि जस्ट डिफाइन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये डेफिनेशन सफिशिएंट है। ओके, इससे आगे फिर हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं। टोटल 6 टाइप्स हैं आपके सिलेबस में। इन 6 में से वो कोई 1, 2, 3, 4 जितनी पूछना चाहे आपसे पूछ सकता है। अगर वो ऑल 6 टाइप्स आपसे पूछ लेता है तो ये एटलीस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर वो 4 पूछता है तो शायद वो 8 नंबर का कर दे, वो 2 पूछता है तो शायद वो 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन कर दे। तो इस क्वेश्चन में से आप कह लें कि 6 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इजीली बनाया जा सकता है। 6 टाइप्स जो हम करने जा रहे हैं उसमें एक छोटा सा पॉइंट और समझ लें कि ये 6 टाइप्स एक्चुअली बाज़ औक़ात पेयर्स में एक्सप्लेन की जाती हैं। मसलन एक पहला पेयर है मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स का। अक्सर औकात क्वेश्चन पूछने वाला ये दोनों टाइप से इकट्ठी पूछ लेता है। वो कह देता है जी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स, या ब्रीफली डिस्क्राइब, ब्रीफली राइट ए नोट ऑन मेरिट एंड डीमेरिट गुड। तो ये एक पेयर बनता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट पेयर है पब्लिक एंड प्राइवेट गुड का। बाजुकात ये भी इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं। पब्लिक और प्राइवेट गुड्स, वो कहता है जी ब्रीफली डिस्क्राइब पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, 6 नंबर का क्वेश्चन है। या वो कह देता है ब्रीफली डिफरेंशिएट, वो डिस्क्राइब कह दे डिफरेंशिएट कह दे, एक ही बात है। आप दोनों का आंसर पैराग्राफ फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर आप कॉलम लाइन लगा के एक तरफ प्राइवेट गुड्स लिख दें, एक तरफ पब्लिक गुड्स लिख दें, दोनों तरह से ओके है। यानी ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वो आपको डिफरेंशिएट करने का कहे तो लाजमी कॉलम बनाना है, कॉलम बना दिया जाए तो जरा अच्छा समझा जाता है। वो दोनों को ब्रीफली डिस्क्राइब करने का कहते तो भी आप कॉलम बना के भी दोनों लिख दें तो डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दें तो भी हो जाएगी। ओके, तो पब्लिक एंड प्राइवेट गुड का पेयर है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पेयर क्लब गुड्स और फ्री गुड्स का है। एक्चुअली जो पहले 2 पेयर्स हैं वो तो प्रॉपर पेयर हैं। क्लब गुड्स जो है ये प्रॉपर पेयर नहीं है, या इन अदर वर्ड आप कह लेंगे एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि पहले 2 पेयर हैं तो बाद औकात ये भी पेयर में ही पूछ लिया जाता है कि जी क्लब गुड्स और फ्री गुड्स को एक्सप्लेन कर दें। तो ये टोटल 6 टाइप्स जो हैं ये आपके सिलेबस में है। अब हम इनको 1 बाय 1 जो है वो 6 को डिफाइन भी करेंगे और उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। इनमें से कोई एक पेयर भी पूछ लिया जाए तो वो कम से कम 4 नंबर का है, नॉर्मली 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके जी, फर्स्ट है हमारे पास मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स का पेयर के मसलन बाजार में मार्केट में हजारों किस्म की गुड्स बिक रही हैं, हजारों किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो किन गुड्स और सर्विसेज को हम मेरिट गुड्स या मेरिट सर्विसेज कहते हैं, किन गुड्स एंड सर्विसेज को हम डीमेरिट गुड्स या डीमेरिट सर्विसेज कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट थिंग, अ मेरिट गुड हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस प्रोडक्ट में, जिस गुड में भी ये 3 खूबियां, 3 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उसको हम मेरिट गुड कहेंगे। जिस गुड में, जिस सर्विस में भी ये 3 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी उसको हम मेरिट गुड कहेंगे। पहली प्रॉपर्टी, यूजुअली दीज गुड्स हैव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। आम तौर पे इन गुड्स को, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का इंसान पे खुद पे तो अच्छा असर होता ही होता है, इसका दूसरों पर भी अच्छा असर है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव मुस्बत है, एक्सटर्नैलिटी किसी दूसरे पे, यानी एक तो उस प्रोडक्ट को खुद जो शख्स इस्तेमाल कर रहा है वो तो होता ही है, लेकिन उसका अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है या एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है, बेनिफिट नहीं एक्स्ट्रा इफेक्ट, तो उसको हम एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। अब अगर वो एक्स्ट्रा इफेक्ट अच्छा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहलाएगा, वो एक्स्ट्रा इफेक्ट जो है अगर बुरा है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहलाएगा। तो आमतौर पे पहली प्रॉपर्टी आप कह लें, कोई भी ऐसा गुड जिसको इस्तेमाल तो मैं करूं लेकिन मेरे इस्तेमाल करने से उसका किसी दूसरे पे अच्छा असर आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये पहली प्रॉपर्टी है, ये मेरिट गुड हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी, पीपल डू नॉट रियलाइज द ट्रू बेनिफिट ऑफ गुड और सर्विस। जो शख्स इसको इस्तेमाल कर रहा है उसको इसके असल फायदे का नहीं पता। उसको अपनी हद तक तो शायद फायदे का पता हो कि ठीक है फलां प्रोडक्ट मैं कंज्यूम करूंगा, मुझे इसका कितना फायदा होगा, लेकिन इसका दूसरों पे कितना अच्छा असर हो सकता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की शक्ल में, मुझे उसका मुकम्मल अंदाजा नहीं है। या इसका ओवरऑल सोसाइटी पे कितना अच्छा इफेक्ट हो सकता है, मुझे उसका मुकम्मल अंदाजा नहीं है। तो दूसरी प्रॉपर्टी कि वो गुड या प्रोडक्ट ऐसी होगी कि इस्तेमाल करने वाले को उसके 100% या 100% बेनिफिट का मुकम्मल तौर से अंदाजा नहीं है। तीसरा प्रॉपर्टी या नतीजा इसका क्या निकलेगा, अंडर कंजम्पशन या अंडर यूटिलाइजेशन। क्योंकि मुझे इसका मुकम्मल फायदे का नहीं पता, तो इसलिए मुझे जितना कंज्यूम करना चाहिए शायद मैं उससे कम कंज्यूम कर रहा हूं, या ज्यादातर चांसेस है मैं उससे कम कंज्यूम करूंगा। मसलन फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, लेट अज्यूम मैं उसके मंथली 10 यूनिट इस्तेमाल करता हूं, या मैं उस प्रोडक्ट को खरीदने पे मंथली 10,000 रुपए खर्च करता हूं। पहली प्रॉपर्टी, उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट है दूसरों पे। दूसरी प्रॉपर्टी, मैं उस पे 10,000 रुपए खर्च तो कर रहा हूं, इस्तेमाल भी कर रहा हूं, फायदा भी ले रहा हूं, सेटिस्फेक्शन भी ले रहा हूं, लेकिन मुझे उसके ट्रू बेनिफिट का नहीं पता। तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो मैं 10,000 रुपए इस पे खर्च कर रहा हूं, अगर मुझे इसके ट्रू बेनिफिट का पता चल जाए तो शायद मैं इस पे 12, 15, 20 या 25,000 रुपए खर्च करना शुरू कर दूं कि अच्छा इसके तो इतने ज्यादा फायदे थे, मुझे ज्यादा स्पेंड करना चाहिए, 12,000, 14,000, 15,000 खर्च करना चाहिए 10 की बजाय। तो जिस प्रोडक्ट में भी ये 3 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, इकोनॉमिक्स की जुबान में हम उसे मेरिट गुड कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स में हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये बेस्ट एग्जांपल है।
लोग एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं, ऑब्वियस है, आप लोग पढ़ रहे हैं, फीसिस पे करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लोग स्टडी करते हैं, दाखला लेते हैं, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस पे करते हैं उसके लिए। इसी तरह हेल्थ केयर है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर्स की फीसेस पे करते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं और कई तरह का एक्सपेंस करते हैं। लेकिन लोगों को एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करने के ट्रू बेनिफिट्स का नहीं पता कि इससे मुआशरे पे कितना ज्यादा एक्सटेंडेड इफेक्ट आ सकता है। पढ़े लिखे मुआशरों की तरक्की की रफ्तार कितनी अच्छी हो सकती है, वहां पे लड़ाई झगड़े कितने कम हो सकते हैं, वहां पे इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट कितनी तेज हो सकती है। सेहतमंद मुआशरा, देखें लोगों के सेहतमंद होने का सिर्फ यही नहीं है कि उसे फायदा है, हमें भी फायदा है। वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ये आप अभी की एग्जाम्पल देख लें, ये जो वबा फैली हुई है, अब इसमें देखें सिर्फ ये कर लेना कि मैं प्रोटेक्ट हो जाऊंगा तो मेरा फायदा है, इसमें नहीं, इसमें पूरी सोसाइटी का फायदा है। क्योंकि अगर आप बच जाएंगे तो आप दूसरों को भी बचाने के काबिल हैं, वो फिर वबा आपसे आगे मजीद नहीं फैलेगी। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं कर रहे, आप बीमार हो रहे हैं, तो वो आगे भी ट्रांसमिट हो सकती है आपकी फैमिली को, आपके मिलने जुलने वालों को। तो टेक्निकली अगर आप हेल्थ केयर पे, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि आप अगर फॉर एग्जांपल 20-30-40 रुपए का मास्क जो है वो नहीं खरीद रहे, आप कहते हैं जी नहीं खरीदते, हमें उसका कोई यूज ही नहीं है, फायदा ही नहीं है, खुदा ना खास्ता आप बीमार होते हैं तो नुकसान डबल हो जाएगा, आप खुद भी बीमार हैं, आगे भी लोगों को बीमार करेंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि इसका कितना फायदा है, स्कूल कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जॉब शुरू हो जाएंगी, लोगों की इनकम बेहतर होगी, तो आप वो 20 रुपए खर्च करना शुरू कर देंगे, ठीक है भाई नहीं मास्क खरीदना चाहिए। तो अगर लोगों को इसके ट्रू बेनिफिट की सेंस क्रिएट हो जाए तो लोग इस पे ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दें। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट डीमेरिट गुड, ये तीनों बातें हम रिवर्स कर देंगे। हर वो गुड या सर्विस डीमेरिट गुड या सर्विस कहलाएगी जिसमें ये तीन बातें एग्जिस्ट करें। यूजुअली दीज गुड्स हैव आल्सो हैव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जो शख्स इसको इस्तेमाल कर रहा है उसको इस्तेमाल करने का फायदा है या नुकसान है, ये एक तरफ कर दें। अगेन नोट कर लें, जो शख्स इसको इस्तेमाल कर रहा है हो सकता है उसको इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने का फायदा ही हो, नुकसान नहीं है, लेकिन इसका दूसरों को नुकसान हो रहा है, जो इसका एक्सटर्नल इफेक्ट है वो नेगेटिव है। एक पहली बात। बाज़ ये भी हो सकता है कि डीमेरिट गुड जो है वो इस तरह की हो कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसको खुद को भी नुकसान है, अभी हम एग्जांपल कर लेंगे। लेकिन खुद को नुकसान ना भी हो तो भी दूसरों को अगर नेगेटिवली वो इफेक्ट कर रहा है, सोसाइटी को, पब्लिक को, अदर पीपल को, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। दूसरी को भी, पीपल डू नॉट रियलाइज द ट्रू डैमेज या ट्रू कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विस। अब क्योंकि इसका नुकसान दूसरों को हो रहा है तो मुझे मुकम्मल अंदाजा नहीं है कि मैं इस प्रोडक्ट को रोजाना इस्तेमाल करता हूं, इसकी वजह से मुआशरे का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से दूसरे लोगों का कितना नुकसान है, इसकी वजह से फला 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 नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, मुझे उसका अंदाजा ही नहीं है। अब अगर मुझे एक चीज के नुकसान का अंदाजा ही नहीं है तो नतीजा क्या निकलेगा? ओवर कंजम्पशन। मुझे जितना इस्तेमाल करना चाहिए ये प्रोडक्ट मैं शायद उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं जस्ट एग्जांपल, मैं एक प्रोडक्ट पे रोजाना 100 रुपए खर्च कर रहा हूँ, फिलहाल मुझे उसके नुकसानात का नहीं पता, मेरे लिए फायदा है, मैं इस्तेमाल करता जा रहा हूँ। रोजाना मैं एक यूनिट 100 रुपए का खरीदता हूँ, 30 के 30 दिन इस्तेमाल करता हूँ, मैं 3000 रुपए महीने का उस पर खर्च कर देता हूँ। लेकिन ये ओवर कंजम्पशन है। ओवर कंजम्पशन क्यों है? अगर मुझे उसके असल नुकसानात का पता चल जाए तो शायद मैं एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, शायद 2 दिन छोड़ के उसे इस्तेमाल करूं, फिर मैं पूरे महीने में उस पर 10,000 या 15,000 रुपए खर्च करूंगा। पहले मैं उस पर 30,000 रुपए या आप कह लें 100 रुपए की एग्जाम्पल के मुताबिक 3,000 रुपए खर्च कर रहा था, अगर मुझे नुकसानात का पता चल जाए मैं 1,500 रुपए खर्च करूंगा, 1,000 रुपया खर्च करूंगा। तो 3 प्रॉपर्टीज, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसका सोसाइटी पे, दूसरे लोगों पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके असल नुकसान का लोगों को अंदाजा नहीं है कि इसको इस्तेमाल करने से हम कितना डैमेज करते चले जा रहे हैं, और तीसरी बात, क्योंकि मुझे असल नुकसान का अंदाजा नहीं है इसलिए आई ओवर कंज्यूम इट, जितना मुझे इस्तेमाल करना चाहिए मैं उससे ज्यादा इस्तेमाल करता चला जा रहा हूं। वेरी कॉमन एग्जांपल इसकी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड पेट्रोल या फ्यूल। अब ये जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग है, इसमें तो आप इवन ये भी कह सकते हैं कि इस्तेमाल करने वाले को खुद को भी नेगेटिव नुकसान ही है और दूसरों पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट ही है। स्मोकिंग से पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, ड्रिंकिंग से डैमेजेस हो रहे हैं, ड्राइविंग में प्रॉब्लम है, फला फला इश्यूज हैं। लेकिन तीसरी एग्जांपल मैं आपको इसके साथ दे रहा हूं, फ्यूल, पेट्रोल।
अब पेट्रोल, मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूं, मैं घर से गाड़ी स्टार्ट करता हूं, क्लास पढ़ाने आ जाता हूं, यहां से गाड़ी स्टार्ट करता हूं, घर चला जाता हूं, मुझे तो फायदा हो रहा है, मैं पेट्रोल खरीदता हूं, गाड़ी में इस्तेमाल करता हूं और अपना फायदा उठा रहा हूं, मेरे लिए तो सेटिस्फेक्शन है, मुझे जाती तौर पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट डायरेक्टली नहीं आ रहा, मेरा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन पेट्रोल कंज्यूम करने से पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, मैं सीओ जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गाड़ी एमिट कर रही है, उसका सोसाइटी पे, क्रॉप्स पे, दूसरी चीजों पे, एनवायरनमेंट पे, एयर पोल्यूशन पे, वाटर पोल्यूशन पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, मुझे अंदाजा नहीं है कि मैं कितना नुकसान कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ठीक है पेट्रोल डलवाए जाओ, इस्तेमाल करते जाओ, अगर मुझे पता चल जाए तो शायद मैं गाड़ी का इस्तेमाल कम कर दूंगा, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पेयर कि मेरिट गुड्स क्या होते हैं, डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं, और उन दोनों की तीन तीन प्रॉपर्टीज क्या हैं। एक पेयर भी आपसे पूछा जाए तो ये कम से कम 4 नंबर का पेयर है, नॉर्मली ये 6 नंबर का एक पेयर बनता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। अगेन पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे पब्लिक गुड क्या है, फिर उसकी बाकी सेंस और एग्जांपल करेंगे। अब पब्लिक गुड हैज 2 प्रॉपर्टीज। पब्लिक गुड में 2 खुसूसियात लाजमी होंगी, यानी जिस गुड में भी ये 2 बातें पाई जाती हैं वो पब्लिक गुड है। ओके जी, फर्स्ट थिंग, नॉन राइवलरी। कंज्यूमिंग गुड बाय 1% डज नॉट रेड्यूस अमाउंट अवेलेबल टू अदर पीपल। यानी हर वो शेयर, हर वो गुड, हर वो सर्विस पब्लिक गुड कहलाएगी जिसमें राइवलरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। राइवलरी का मतलब ये है कि अगर वो गुड या सर्विस मैं इस्तेमाल कर लूं तो किसी दूसरे के लिए कम नहीं हो जाएगी, या मेरे इस्तेमाल करने से ये नहीं होगा कि किसी दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाए, वो दूसरे के लिए भी उतनी अवेलेबल है, तीसरे के लिए भी, 10वें के लिए भी, सबके लिए उतनी ही मैं इस्तेमाल कर भी लूं तो दूसरे के लिए कमी नहीं होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, नॉन एक्सक्लूडेबल। वंस प्रोवाइडेड यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन कंज्यूमिंग इट। अगर आप एक दफा ये गुड या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप किसी को रोक नहीं सकते कि भाई इसको ना कंज्यूम करो। या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि प्राइवेट ओनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। पब्लिक गुड में ये नहीं है कि जी ये मेरे प्रोडक्ट है, मैं इस्तेमाल करूंगा, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। जाती मलकियत, प्राइवेट ओनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। जिस प्रोडक्ट, जिस गुड, जिस सर्विस में भी ये 2 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हूं, यानी मेरे इस्तेमाल करने से किसी दूसरे के लिए तादाद कम नहीं हो जाएगी, क्वांटिटी कम नहीं रह जाएगी, और मैं किसी दूसरे को इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता, हर वो चीज पब्लिक गुड कहलाएगी। वेरी गुड एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स हैं, नेशनल डिफेंस है। मसलन गवर्नमेंट्स ने सड़क पे लाइट्स लगा दी हैं, अब उस सड़क से मैं गुजरता हूं, मैं उस सर्विस को इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे इस्तेमाल करने से ये नहीं है कि किसी दूसरे को लाइट नहीं मिलेगी, जो भी गुजरेगा वो भी उसी लाइट से फायदा उठाएगा। इसी तरह से नेशनल डिफेंस है, गवर्नमेंट हर साल हजारों अरब रुपया जो है वो फौज पे, डिफेंस पे खर्च करती है। तो जो गवर्नमेंट डिफेंस पे पैसा लगा रही है उसकी वजह से जितनी प्रोटेक्शन मेरे लिए है उतनी ही पाकिस्तान में रहने वाले किसी और शख्स के लिए है। ये नहीं है कि मुझे वो फैसिलिटी मिल गई है तो दूसरे को नहीं मिलेगी, और ना ही मैं किसी दूसरे को रोक सकता हूं कि भाई डिफेंस की सिर्फ रिक्वायरमेंट मेरे लिए है, स्ट्रीट लाइट की सिर्फ मेरे लिए लगी हुई है और कोई इस सड़क से ना गुजरे। तो वंस प्रोवाइडेड यू कैन नॉट, आप रोक नहीं सकते किसी और को इस्तेमाल करने से। प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, पब्लिक गुड है। और दूसरे नंबर पे नॉन राइवलरी है, यानी एक के इस्तेमाल करने से दूसरे के लिए कम नहीं हो जाएगी, जितनी मुझे अवेलेबल है उतनी ही आपको, उतनी ही तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें, 1000वें शख्स को उतनी ही अवेलेबल है। देन टोटली ऑपोजिट प्राइवेट गुड हम किसे कहते हैं। अगेन दोनों प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हम रिवर्स करने जा रहे हैं। प्राइवेट गुड में राइवलरी होगी। राइवलरी मीन कंज्यूमिंग गुड बाय 1% reduces amount available to other। अगर एक शख्स इसे इस्तेमाल करेगा, इस गुड या सर्विस को, दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। एक्सक्लूडेबल है, प्राइवेट ओनरशिप आप कह सकते हैं। प्राइवेट गुड में प्राइवेट ओनरशिप होती है, या एक्सक्लूडेबल है। ओनर एंजॉयज प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर इट, यानी जो इस शेयर को खरीदने वाला है वो इसका मालिक है, वो किसी और को इस्तेमाल करने दे या ना इस्तेमाल करने दे ये उसकी मर्जी पे है। मेरी मर्जी है, मैं इस्तेमाल करने देना चाहता हूं तो ठीक है भाई आप इस्तेमाल कर ले, मैं नहीं आपको देना चाहता तो मैं कहता हूं भाई आप जाएं, आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जिस गुड या सर्विस में भी ये 2 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि वो राइवल भी है, मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं खरीदूंगा तो दूसरे के लिए कम हो जाएगी। दूसरा एक्सक्लूडेबल है, जो मैंने खरीद ली है वो मेरी है, मैं अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल करूंगा, और दूसरे को इस्तेमाल करने की इजाजत दूं या ना दूं ये मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब सिंपली सिचुएशन क्या है, मार्केट में बिकने वाली हर गुड या सर्विस प्राइवेट गुड है। शॉप पे चले जाएं, जितनी हजारों प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं, बॉटल्स हैं,
फॉर एग्जांपल खाने पीने की चीजें हैं, होम अप्लायंसेस हैं, मार्केट में बिकने वाली हर चीज प्राइवेट गुड है। मसलन आप एक शॉप पे जाते हैं, वहां पे 10 टीवी पड़े हुए हैं, एलईडीज पड़ी हुई हैं, आप उसमें से 2 एलईडीज अपने घर के लिए खरीद लेते हैं, बाकी कितनी रह जाएंगी? 8। पहली चीज, आपने एलईडी खरीदी है, बाकी पब्लिक के लिए तादाद कम हो गई है। जितने आप खरीद लेंगे उतनी तादाद कम हो जाएगी। ये नहीं है कि आपने भी खरीद ली फिर भी 10 ही है, आपने कोई और खरीद ले फिर भी, यानी सैकड़ों लोग वो एलईडी खरीदते रहे और वहां पर 10 की 10 ही अवेलेबल रहे, ये पॉसिबल नहीं है। यानी जितनी आप खरीदते जाएंगे तादाद उतनी ही मार्केट में कम होती जाएगी, अनलेस के न्यू प्रोडक्शन ना हो जाए। ओके, देन नेक्स्ट सिचुएशन, एक्सक्लूडेबल। अब जो आपने एलईडी खरीद ली है ये आपकी मलकियत है, आप उसे घर पे जाके ऑन कर लें, आप किसी और को, फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड को, किसी और पर्सन को देखने को अलाउ करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो क्लेम नहीं कर सकता कि भाई आप एलईडी खरीद लाए हो मैं भी देखूंगा। ये आपकी प्राइवेट जाती मलकियत है, प्राइवेट ऑनरशिप है। एक्सक्लूडेबल यानी आप किसी दूसरे को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि भाई ये आपका नहीं है, ये मैंने खरीदा है, ये मेरी मलकियत है। सेलफोन मैंने खरीद लिया है, ये मेरी जाती मलकियत है। गाड़ी खरीद ली है, ये मेरी जाती मलकियत है। घर खरीद लिया है, ये जाती मलकियत है। तो दिस इज द सिचुएशन के पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। सिंपली मार्केट में बिकने वाली हर चीज प्राइवेट गुड कहलाती है। ओके जी, देन नेक्स्ट पेयर, या आप कह लें कि जो आपके सिलेबस में टोटल पेयर्स हैं उनमें से लास्ट पेयर है क्लब गुड्स एंड फ्री गुड्स। ये टेक्निकली एक दूसरे का ऑपोजिट तो नहीं है किसी भी सूरत में, लेकिन क्योंकि पहले 2 पेयर्स हैं तो इसको भी पेयर समझ लिया जाता है। ये एक्चुअली दोनों अलग अलग हैं, क्लब गुड्स और फ्री गुड्स। ओके जी, क्लब गुड्स की डेफिनेशन, it is a subtype of a public goods that are excludable but non-rival at least until reaching a point। पहली चीज क्लियर कर लें कि एक्चुअली क्लब गुड कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है, ये एक तरह से सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी किसकी है? पब्लिक गुड की सब कैटेगरी है। ओके, अब इसमें क्या है, एक्सक्लूडेबल तो है, यानी आप अगर, आपकी ये जाती मलकियत है, आप अगर ये गुड या सर्विस यूज करेंगे तो आपकी प्राइवेट ऑनरशिप मानी जाएगी, इस पे आप किसी और को इस्तेमाल करने दें या ना कर दें ये आप पे है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन जो राइवलरी है वो अप टू सम एक्सटेंट राइवलरी नहीं है, एक खास क्वांटिटी पे जाके राइवलरी क्रिएट हो जाती है, उससे पहले कोई राइवलरी नहीं है। ओके, एग्जांपल इसके अंडरस्टैंड करें, दीज गुड्स आर ऑफन प्रोवाइडेड बाय अ नेचुरल मोनोपोली। आमतौर पे जो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट का मतलब होता है किसी बिजनेस, किसी कारोबार में अगर सिंगल प्रोड्यूसर है, यानी उसके अलावा कंट्री में तो सेम गुड या सेम सर्विस प्रोवाइड करने वाला और कोई बिजनेसमैन ही एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली वन प्रोड्यूसर प्रोवाइडिंग अ गुड और सर्विस या सेलिंग अ गुड और सर्विस। जब मार्केट में सिर्फ एक प्रोड्यूसर ही किसी खास प्रोडक्ट को, गुड या सर्विस को बनाकर बेचता है, प्रोवाइड करता है, तो उसको हम मोनोपोली कहते हैं। ये मोनोपोली में आमतौर पे पॉसिबल है। क्लब गुड्स हैव आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, यानी वो प्रोड्यूसर खुद प्लान करेगा मैंने कितनी क्वांटिटी जो है वो मार्केट में सप्लाई करनी है या कितनी सर्विस सप्लाई करनी है। एग्जांपल ऑफ क्लब गुड्स इंक्लूड सिनेमास, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एटसेट्रा। अब सिनेमा इसकी एग्जांपल है। ये जो आपके क्लब्स हैं, जिस तरह ये फैसलाबाद में चिनाब क्लब है, ये भी एक्चुअली ये क्लब्स की सेंस की वजह से ही इसे क्लब गुड कहा जाता है। अब वहां सेंस क्या है, सिनेमाज हैं, सिनेमाज जो है वो एक्चुअली एक्सक्लूडेबल तो हैं। एक्सक्लूडेबल मीन मसलन एक सिनेमा में फॉर एग्जांपल 500 सीट्स हैं कि जब भी मूवी चलेगी मैक्सिमम 500 लोग इस थिएटर में बैठ सकते हैं मूवी व्यू करने के लिए, तो ये एक्सक्लूडेबल तो है। अगर आप 2 टिकट्स खरीद लेंगे तो बाकी 498 रह जाएंगी। अगर आप 10 टिकट्स खरीद लेंगे अपने ये और फ्रेंड्स के लिए तो बाकी 490 रह जाएंगे। एक्सक्लूडेबल तो है शुरू से, जितना आप खरीदते जाएंगे दूसरों के लिए तादाद कम होती जाएगी। और जो टिकट आपने खरीदी है, सॉरी राइवलरी की सेंस में जो टिकट आपने खरीदी है वो आपकी जाती ऑनरशिप तो है, लेकिन ये जो राइवलरी है ये पहली टिकट पे, दूसरी टिकट पे, चौथी पे नहीं है। राइवलरी कहां जाके क्रिएट होगी? राइवलरी डायरेक्टली 500 टिकट्स पूरी की पूरी बिकने पे, सेल होने के बाद स्टार्ट होगी। 500 टिकट्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने टिकट खरीद ली, एक सीट पे आप बैठ जाएंगे, दूसरे ने खरीदी वो साथ वाली सीट पे बैठ जाएगा, तीसरे ने खरीद ली, यानी जितना आपको वो स्क्रीन नजर आ रही है 10वें पर्सन को, 20वें को, 50वें को या आखिरी 500वें पर्सन को भी वही नजर आ रही है। तो राइवलरी अप टू 500 सीट तो कोई राइवलरी नहीं है। आप इस्तेमाल भी उसी से उतना ही फायदा उठा रहे हैं, दूसरा भी उतना ही फायदा उठा रहा है, लेकिन अप टू 500 के फौरन बाद जो है वो राइवलरी क्रिएट हो जाती है, आप बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऑल दोज प्रोडक्ट्स जो किसी फिक्स क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट में चलती हैं,
ये जिस तरह आप कह लें ये चनाब क्लब या कोई भी क्लब्स होते हैं उनकी मेंबरशिप्स होती हैं, जी हम 500 मेंबरशिप्स देंगे मैक्सिमम, 10,000 मेंबरशिप्स देंगे, 2,000 देंगे, तो अनटिल दैट मेंबरशिप प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद प्रॉब्लम है। इसी तरह केबल टेलीविजन नेटवर्क है कि एक इलाके में केबल टेलीविजन वाले जो है वो अपना वो केबल जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं, अब उससे 1% कनेक्शन ले ले या 10 ले लें, ये नहीं है कि मेरे बाद किसी और ने कनेक्शन ले लिया तो मेरे चैनल्स चलना कम हो जाएंगे, जितना मुझे अवेलेबल है उतना ही दूसरे को अवेलेबल है। लेकिन प्राइवेट ऑनरशिप एग्जिस्ट करती है। प्राइवेट ऑनरशिप मीन कि मेरे टीवी पे आके कोई हमसाया नहीं कह सकता कि बच्चे आपने केबल लगवा लिया मैं भी देख के जाऊंगा, ये सबकी जाती आप कह लें पब्लिक गुड है, तो एक्सक्लूडेबल है, आपकी जाती मलकियत का राइट इस पे माना जाएगा, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट राइवलरी एग्जिस्ट नहीं करती। यानी उस लेन पे अगर 100 कनेक्शन लग सकते हैं तो 100 तो लगेंगे, 100 के बाद फिर न्यू लेन आएगी, उस पे जो है वो न्यू कनेक्शंस लगेंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्लब गुड। और लास्ट फिर हमारे पास एग्जांपल है फ्री गुड्स। क्या है? अ फ्री गुड इज अ गुड नीडेड बाय सोसाइटी बट अवेलेबल विद नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर वो गुड या सर्विस फ्री गुड कहलाएगी जिसकी लोगों को जरूरत तो है, लोग इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बदले में आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, विद जीरो या विद नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखें पहले प्राइवेट गुड वगैरह की जो एग्जांपल है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप पेप्सी की बोतल खरीदना चाहते हैं तो 30 रुपए उसकी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी आप 30 रुपए देंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको कुछ और फॉरगो करना पड़ा है इसको हासिल करने के लिए, लेकिन फ्री गुड्स के लिए आपको कुछ फॉरगो नहीं करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज अ गुड विदाउट स्केर्सिटी। दूसरी बात हमने क्या की थी, ऐसा गुड जिसकी स्केर्सिटी नहीं है, या आप कह लें जितनी डिमांड है इसकी उसके मुकाबले में सप्लाई कहीं ज्यादा है और अनलिमिटेड है। तो ऐसा गुड जो है उसकी स्केर्सिटी नहीं है, अनलिमिटेड अवेलेबल है। दोनों बातें इसमें होना लाजमी है। और इसकी वेरी गुड और बेस्ट एग्जांपल जो है वो एयर, हवा है। हवा हमें फ्रीली अवेलेबल है। देखें 7 अरब लोग हैं, कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं है जो सांस लिए बगैर जिंदा रह सके। हर लोगों की बेसिक नीड, बेसिक नेसेसिटी है, एयर कंज्यूम करेगा। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसिटी होने के बावजूद बिकती नहीं है एयर, खरीदी बेची नहीं जाती। क्यों नहीं खरीदी बेची जाती? एक्चुअली स्केर्सिटी नहीं है। आज स्केर्सिटी क्रिएट हो जाए कि हवा जो है वो मिलना रुक जाए, साथ ही बिकना शुरू हो जाएगी। 7 अरब लोगों की बुनियादी जरूरत है तो लोग खरीदेंगे तो जिंदा रहेंगे, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो हर वो चीज जिसकी स्केर्सिटी नहीं है और जिसको इस्तेमाल करने पे आपको कोई कुछ पे नहीं करना पड़ता, कोई चीज फॉरगो नहीं करनी पड़ती, जिस चीज में भी ये दो खूबियां हैं, आपको फ्रीली अवेलेबल है और उसकी कोई कमी भी नहीं है, इसके डिमांड के मुकाबले में सप्लाई बेतहाशा है, अनलिमिटेड है, हर वो चीज फ्री गुड कहलाएगी। और एयर इज दी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। ओके जी, ये 6 हमारे पास टोटल टाइप्स थी। टाइप्स ऑफ गुड्स में ये 6 की 6 तो इन माई व्यू पॉसिबल नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में फिट कर दी जाए। ज्यादा से ज्यादा वो आपसे 4 टाइप्स 2 पेयर्स पूछ लेगा। नॉर्मली एक ही पेयर पूछा जाता है और वो क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का एक ही पेयर का क्वेश्चन जो है वो बना दिया जाता है और पास्ट में पेपर में ये आता भी रहा है। ओके जी, देन ये एक छोटी सी वर्डिंग है इनकम एंड वेल्थ की। ये आप कह लें कि एज सच डायरेक्टली तो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये 2 नंबर का एक दफा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। छोटी सी डेफिनेशन है और अब मुझे ये भी श्योर नहीं है कि मैंने ये बुक में राइट अप की हुई है नहीं। अगर ये बुक में नहीं है तो आप ये स्क्रीन का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्लाइड का, सो दैट कि आप इसको नोट आउट कर लें। ओके जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, या ब्रीफली डिफाइन इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ क्या होती है इसको एक्सप्लेन कर दें। तो एक तो उर्दू ट्रांसलेशन सिंपली कर लें, इनकम आमदन को कहा जाता है, वेल्थ दौलत को कहा जाता है। इनकम आमदन है और वेल्थ दौलत है। आमदन और दौलत में फर्क क्या है उसको मजीद समझें। इनकम इज ऑफन कंसिडर्ड अ टूल ऑफ मेजरिंग प्रॉस्पेरिटी एट इंडिविजुअल और सोसाइटी लेवल। आमतौर पे आमदन जो है वो आम कॉमन पब्लिक में आमदन जो है वो लोगों के प्रॉस्पेरिटी खुशहाली लेवल को मेजर करने का एक तरीका है कि कोई शख्स महाना या सालाना कितना पैसा कमाता है, कितनी उसकी आमदन है। जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उसे लोग रिच समझते हैं, जो कम आमदन या इनकम जनरेट करता है उसे लोग लो इनकम पर्सन पुअर कंसिडर करते हैं। ओके, ये तो जनरल सी बात थी। Income is basically a flow variable which represents the earning of a person or whole economy in a fixed period of time.
इनकम एक्चुअली एक फ्लो वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल का मतलब होता है जो बार बार आ रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि पानी कहीं से आ रहा है, फ्लो करके मुसलसल आता जा रहा है, तो इनकम एक फ्लो वेरिएबल है, यानी हर महीने इनकम आ रही है, हर साल इनकम आती जा रही है। ये एक शख्स की बात कर लें तो भी आप उसकी महाना आमदन को जो है वो इनकम कह सकते हैं। आप पूरे कंट्री की बात कर लें, महाना भी सालाना भी आप मेजर कर सकते हैं कि जी फलां शख्स की सालाना आमदन 10 लाख है, फलां शख्स की 20 लाख है। चले हम पूरे मुल्क की कैलकुलेट करते हैं जी, पूरे मुल्क की सालाना आमदन 500 अरब रुपया है, 10,000 अरब रुपया है, 20,000 अरब रुपया है। और मैक्रो में जाके हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान की पिछले साल की सालाना आमदन जो है वो 38,000 बिलियन थी। जीडीपी ऑफ द कंट्री भी हम कह लेते हैं इजी वर्ड्स में, या सिंपल वर्ड में आप कह लें टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री 38,000 बिलियन, 38,000 अरब रुपया हमारे मुल्क की 22 करोड़ पॉपुलेशन की टोटल इनकम थी। ओके, इनकम फ्लो वेरिएबल है, मुसलसल चलेगा हर साल। मंथली काउंट कर लें, किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी फिक्स टाइम पे आप कैलकुलेट करेंगे। वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बदले में इनकम जनरेट होती है। अब अभी हम ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक भी करेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। Okay, on the other side, the other hand, wealth is the accumulated saved part of income. ये जो हमें मंथली इनकम आ रही है, इसमें से जो इनकम हम अकोमुलेट कर लें, अपने पास रोक लें, इकट्ठा कर लें किसी ना किसी शक्ल में, वो शक्ल कैश हो सकती है, सेविंग कह लें आप उसे, वो शक्ल कोई और एसेट हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, किसी भी शक्ल में इस इनकम का जो हिस्सा हम अपने पास अकोमुलेट कर लें, इकट्ठा कर लें, उसको इकोनॉमिक्स की जुबान में वेल्थ कहा जाता है। वेल्थ कुड बी in many forms like cash, saving certificate, golds, cars, property, any other asset, physical भी, financial asset भी इसमें लिए जा सकते हैं। तो सिंपली इनकम फ्लो वेरिएबल है कि हर महीने या हर साल कोई भी शख्स या कोई भी कंट्री कितनी इनकम, कितनी आमदन जनरेट करता है। और मसलन मैं आपसे कहूं जी, एक शख्स की सालाना आमदन है 10 लाख रुपए और हम 10 साल का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तो 10 साल में हर साल सालाना आमदन 10 लाख जमा करते जाएं तो 10 सालों की टोटल इनकम उसकी 1 करोड़ रुपया हो जाएगी। लेकिन वेल्थ कितनी है? इस 1 करोड़ में से जितना उसने अकोमुलेट कर लिया है। फर्ज करें इस 1 करोड़ में से उसने शायद गाड़ी खरीद ली हो 10 लाख की, 10 लाख कैश रखा हो, 10 लाख का गोल्ड रखा हो, बाकी 70 लाख रुपया उसने अपनी जरूरियात पे खर्च करके इस्तेमाल कर लिया है। तो ये जो 3 शक्लों में उसके पास अभी भी एसेट मौजूद है, कैश है 10 लाख, 10 लाख का गोल्ड है, 10 लाख की गाड़ी है, ये तीनों को जमा कर लें तो 30 लाख रुपया उसकी वेल्थ है। तो वेल्थ इज अकोमुलेटेड इनकम, जो सेव इकट्ठी की हुई आमदन का हिस्सा होता है, उसको हम वेल्थ कहते हैं, और दूसरी इनकम है। ये मैक्सिमम अगेन पहली सिचुएशन की तरह जो है, ये आप कह लें कि जस्ट 2 मार्क्स का या मैक्सिमम 3 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा का ये टॉपिक नहीं है। ये एक्चुअली उसी हिस्से में आना चाहिए था। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें, मुझे क्योंकि याद नहीं है कि ये बुक में इनकम और वेल्थ लिखा है या नहीं। अगर लिखा हुआ है फिर तो ओके, फिर तो जरूरत ही नहीं है। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर फ्लो। ओके, ये जरा लेंथी टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह जो है वो कल शुरू करेंगे। आज जो है आज के लिए सफिशिएंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का, तो वो रेज हैंड कर लें, 1 बाय 1 हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद 1-2 मिनट की कोई जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि कोई भी चीज अगर आपने डिस्कस करनी है। जी अहमद, आपका क्या क्वेश्चन? वालेकुम सलाम सर। ये पूछना है, ये स्लाइड वाला सफिशिएंट है अगर पेपर में आ जाए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्लाइड तो बच्चे आप देखें, जो तो है ना डेफिनेशंस वगैरह, जैसे हमने चैप्टर 1 का पहला आधा हिस्सा किया, वो तो आप कह लें कि वो तो ठीक है, वो स्लाइड से भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेशन या शॉर्ट कॉन्सेप्ट आता ही 2 नंबर का, आप इतना भी लिख दें तो वो काफी है। लेकिन इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 वो पढ़े हैं, उसमें आप देखें ना, मसलन मैं कहता हूं जी 5 नंबर का क्वेश्चन है कि आप इलास्टिसिटी के फैक्टर्स लिख दें, तो 5 नंबर के क्वेश्चन का मतलब है आपने 5 फैक्टर 2-2, 3-3 लाइनों में एक्सप्लेन करने हैं, जैसे बुक फॉर्मेट में। तो स्लाइड में तो हमने सिर्फ हेडिंग की हुई है, दो लफ्जों की हेडिंग लिखी हुई थी, बाकी तो सारा मैंने खुद एक्सप्लेन किया था। तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशन की हद तक आप ये कह सकते हैं कि जी स्लाइड वाली डेफिनेशन मैंने लिख दी थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन। अदरवाइज कहीं पर भी 3-4 नंबर से ऊपर क्वेश्चन जाएगा 5, 6, 7 की तरफ, तो वो कभी भी आपने स्लाइड को फॉलो नहीं करना, वो आपने पूरा बुक मटेरियल ही फॉलो करना। जी सर, थैंक यू। जी हसन, आपका क्या क्वेश्चन है भाई?
सर ये इससे पिछले वाली स्लाइड जरा दिखाइएगा, वो वेल्थ वाली। जी थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट अहमद शाह, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? ओके, हसान भी हो गया है। ओके, हाफिज अतीक जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि पोल्यूशन कॉस्ट लगती होती है फ्री गुड्स के अंदर, मैं पूछ रहा था किस सबके फ्री अंदर गुड्स में या डीमेरिट गुड जी में? सर नहीं, फ्री गुड्स के अंदर आपने एयर की एग्जांपल दी ना, हाँ हाँ, तो सर उसके अंदर पोल्यूशन कॉस्ट लगती होती है फैक्ट्रीज को। नहीं वो बच्चे अगेन नोट करें, वो जो पोल्यूशन कॉस्ट लगती है वो डीमेरिट गुड पे लग रही है। एक्चुअली क्यों लग रही है? मसलन किस फैक्ट्री पे लगेगी? जो पेट्रोल यूज करती है फैक्ट्री, जो कोयला यूज करती है, यस सर। ठीक है ना। अब कोयला जो है वो यस डीमेरिट गुड है बच्चे, वो फ्री गुड की एग्जांपल नहीं है। एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि डीमेरिट गुड की वजह से फ्री गुड डिस्टर्ब हो रहा था, इस वजह से लगी है। लेकिन जब हम एग्जांपल में बात करेंगे ना, तो आप यही कहेंगे कि कोयला जो है वो डीमेरिट गुड है। क्यों डीमेरिट है? कि कोयला एज ए एनर्जी फैक्ट्री वाला तो इस्तेमाल कर रहा है जी, वो कोयला जलाता है, अपना बॉयलर चला रहा है या वट। अब उस पे उन्होंने 2 रुपए 4 रुपए एक इजाफी टैक्स लगा दिया है, उसको उन्होंने पोल्यूशन कॉस्ट का नाम दे दिया है। उन्होंने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, नाम उसका आप कोई भी रख लें, आप उसको कार्बन लेवी कह दें, आप उसको पोल्यूशन टैक्स कह दें, आप उसको कोई भी इस तरह का नाम दे लें, लेकिन एक्चुअली डीमेरिट गुड के इस्तेमाल करने पे जो गवर्नमेंट इजाफी टैक्स या बर्डन ऐड करती है, उसको आप जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ये एग्जांपल आप कह सकते हैं उसकी। जी, और है भाई किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, जहीर जी, आपका क्या अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम है? सर। वालेकुम सलाम। सर क्या जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी जी, ये आखिरी 2-4 मिनट मैंने यही कहा था कि कोई भी जनरल बात है सबके लिए, कोई आप कॉमन बात पूछना चाहें, कोई पेपर की पूछना चाहें, कोई फाइनल एग्जाम की, कोई किसी भी किस्म की, तो ये 2-4 मिनट है हमारे पास, डिस्कस कर लें। जी बताएं आप भी। सर ये जो पर ईयर करेंसी एक मुल्क बनाता है अपने मुल्क के लिए, बनाता है या वो प्रिंट किस करता है, पहले तो ये बताएं। सर जो भी करता है, हाँ ठीक है, ओके। तो सर वो किस लिहाज से करता है, मसलन कि क्या उसकी उसका होती है? रूल क्या है, उसके मतलब क्या स्टैंडर्ड है जिसको वो फॉलो करते हैं? ओके, ये 2 तरीकाकार हैं जो इस्तेमाल होते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ेंगे मनी एंड इन्फ्लेशन का, तो ये उसमें पूरा डिटेल टॉपिक भी आएगा, उसमें हम एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लें कि 2 रूल हैं दुनिया में जो मुख्तलिफ कंट्रीज फॉलो करते हैं। एक को हम कहते हैं 100% रूल, 100% कानून, या दूसरा है परसेंटेज मेथड। 100% कानून का असल में पहली बात तो इससे ये समझ लें कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की बैक पे गोल्ड होता है, यानी आपने जो करेंसी प्रिंट करनी है, ये कागज का टुकड़ा, इसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है। मैं आपको एक आज हिंट दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा, आपके पास पॉकेट्स में, पर्स में कोई भी करेंसी नोट हो इस वक्त पाकिस्तान का, उस करेंसी नोट पे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, और दूसरा लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ। ये हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा मतलब क्या है कि जिस शख्स के पास भी ये करेंसी नोट होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है उसको गोल्ड प्रोवाइड करने का। यानी अगर आप 5,000 रुपए, 10-20,000 रुपए कोई भी करेंसी नोट लेके बैंक चले जाएं, आप कहें जी ये 50,000 रुपए कागज के टुकड़े हैं, करेंसी नोट हैं, ये आप रख लें और मुझे इसके बदले में गोल्ड दे दें, तो स्टेट बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। यानी एक्चुअली पूरी दुनिया में करेंसी नोट प्रिंट करने की बैक पे गोल्ड रखना जरूरी है। अब दूसरी बात आ गई कितना गोल्ड रखना है। इसके 2 कानून है दुनिया में, जहां से हमने बात शुरू की थी। एक है 100% रूल, जितने की आप करेंसी प्रिंट करेंगे उतना ही गोल्ड रखेंगे। मसलन पाकिस्तान अगर 100 अरब रुपए के करेंसी नोट प्रिंट करना चाहता है, ये कोई मसला नहीं है कि वो 100 अरब रुपया सारा 10 रुपए की डिनोमिनेशन में होगा, 50 रुपए के नोट होंगे, या टोटल अमाउंट की बात हो रही है 100 अरब रुपया, तो उसकी बैक पे गोल्ड रखना है। अब अगर पाकिस्तान 100% रूल फॉलो करता है तो 100% गोल्ड, यानी 100 अरब रुपए का जितना गोल्ड बनेगा, फर्ज करें बाय वेट वो बनता है जी 80 किलो, तो 80 केजी गोल्ड रखेंगे स्टेट बैंक वाले अपने पास, तो 100 अरब के करेंसी नोट प्रिंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर दूसरा परसेंटेज मेथड,
उसमें सम परसेंटेज रखी जाएगी। दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज परसेंटेज मेथड यूज करते हैं, पाकिस्तान भी परसेंटेज यूज करता है, 30 या 35% के करीब पाकिस्तान की रेशियो है। यानी अगर 100 अरब रुपए के करेंसी नोट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रिंट करता है तो 35 अरब रुपए का गोल्ड, पहले हमने कहा था 100 अरब का 80 केजी बनता है, तो 35 अरब का फर्ज करें फॉर एग्जांपल जो है वो 28 केजी बनता है, तो 28 केजी गोल्ड रख के सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 100 अरब के करेंसी नोट प्रिंट कर लेता है। फिलहाल ये बहुत एक्सप्लेनेशन है, बाकी फिर हमने चैप्टर नंबर 9 में इसको डिस्कस करना ही करना है डिटेल में। जी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये नॉन एक्सक्लूडेबल में वंस प्रोवाइडेड यू कांट स्टॉप, मतलब कि जो अगर आपको प्रोवाइड कर दी जाए तो आप इसको कहीं भी चाहे स्टॉप मतलब कि यूज कर सकते हैं। हाँ, नहीं आप तो इसको रोक नहीं सकते। मसलन देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्रीट लाइट सड़क पे लगा दी है, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्रीट लाइट लगा के ऑन कर दिया है, अब आप कोई भी शख्स आपको रोक तो नहीं सकता कि भैया आप इस सड़क से ना गुजरें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिफेंस पे फौज बनाई है, उसके ऊपर मंथली सैलरीज हैं, एक्सपेंस किया जा रहा है, तो वो अगेन जो है वो वंस प्रोवाइडेड, कोई दूसरा शख्स आपको नहीं रोक सकता कि भाई जो फौज की सिक्योरिटी मुझे अवेलेबल है आपको नहीं मिलेगी। वो तो बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं, जितनी मुझे अवेलेबल है उतनी ही आपको अवेलेबल है। लेकिन सर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई चीज परचेज करती है, फॉर एग्जांपल F16 है हमारे पास, उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि हम जो है इंडिया के खिलाफ नहीं यूज कर सकते, पता नहीं अब ये सही है कि नहीं, तो क्या ये भी पब्लिक गुड होगी? ये रिस्ट्रिक्शन पब्लिक गुड ही है। देखिए वो स्टिल पब्लिक गुड इसलिए रहेगी कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे वो कहां इस्तेमाल कर सकती है कहां नहीं। कंज्यूमर तो उसके असल में हम है। F16 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने परचेज किया है टू प्रोटेक्ट देयर पब्लिक, तो मेरे लिए जितना F16 मुझे सिक्योर करेगा वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो या फ्रांस के खिलाफ इस्तेमाल हो, जितना वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा उतना ही आपको करेगा। तो वो पब्लिक गुड एज ए पब्लिक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो जिसने खरीदा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जी अरसलान ओके आपका हो गया। जी फैजान आपका क्या क्वेश्चन है? जी फैजान वालेकुम सलाम। सर आपने एक एग्जांपल दी थी कि अगर पाकिस्तान में जो कारें प्रोड्यूस हो रही हैं वो अगर महंगी हैं तो गवर्नमेंट इस तरह करेगी कि बाहर से जो कारें आ रही हैं उन पे टैक्स कम कर देगी, बिल्कुल या खत्म कर देगी, ठीक है सर? बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक तो उधर से भी कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्शन है उनकी कारें कम सेल होंगी और वो ज्यादा सेल होंगी, बिल्कुल तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन कैसे होगी, मतलब कम हो जाएगी? हाँ बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन देखे ना सर ये डिसीजन तो मतलब सही नहीं ना है गवर्नमेंट के लिए। नहीं आप इस तरह नहीं देखें। इकोनॉमिक्स के, चलें ये आपने अच्छा कर लिया क्वेश्चन पूछ लिया। इकोनॉमिक्स के हर डिसीजन के लिए देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कल या परसों के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैसे तो लफ्ज एक दो दफा हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन पूरा उस पर 10 नंबर का टॉपिक है, 12 नंबर का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सिंपल सेंस में यह है इकोनॉमिक्स में कि आप दुनिया का कोई फैसला कर लें, उस फैसले की आपको कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मसलन सिंपली आप मार्केट से जा कहते हैं जी मैंने शर्ट खरीदी, तो शर्ट खरीदने की कॉस्ट है ना भाई, आप 1000 रुपया देंगे तो शर्ट खरीदेंगे ना। अब बिल्कुल इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये फैसला करती है कि हमने इंपोर्ट होने वाली गाड़ी पे टैक्स रिड्यूस करना है या खत्म करना है, तो इससे एक सेकंड पहले हम ये सोचेंगे कि ये गवर्नमेंट ने फैसला किया क्यों है। अब गवर्नमेंट के सामने दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन, हमने कंज्यूमर का ख्याल करना है, कंज्यूमर को महंगी गाड़ी मिल रही है, या दूसरा ऑप्शन, हमने कार बनाने वाले प्रोड्यूसर्स का ख्याल करना है, उनको नुकसान हो रहा है, वो लॉस में जा रहे हैं। अब इस बुनियाद पे गवर्नमेंट फैसला करेगी। अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर को सिक्योर या फायदा देना चाहती है तो फिर पहले वाला काम किया जाएगा कि आप इंपोर्ट टैक्स खत्म करेंगे ताकि पाकिस्तान में सस्ती गाड़ियां आना शुरू हो जाएं। वाकई इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लोकल कार मैन्युफैक्चरर को नुकसान होगा, उसकी गाड़ी कम बिकेगी, उसे सस्ती बेचनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी, ये वाकई नुकसान है। लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट था कंज्यूमर को बेनिफिट देना है, तो उस टारगेट के सामने आपने कुछ ना कुछ कॉस्ट तो फेस करनी पड़ेगी। रिवर्स एग्जांपल, गवर्नमेंट चाहती है जी हमारे प्रोड्यूसर तो आप कह लें इतने लॉस में चले गए हैं कि अगले महीने या 6 महीने या 1 साल बाद शायद सुजुकी टोयोटा वाले अपना प्लांट ही बंद करके हमारे कंट्री से चले जाएं। तो ये इतनी सीवियर सिचुएशन है, गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? अगर ऐसा हो गया तो फिर तो हर गाड़ी ही बाहर से इंपोर्ट होगी और इन फैक्ट्रीज के बंद होने से हजारों लाखों लोग बेरोजगार भी होंगे। तो गवर्नमेंट अगर इतना ज्यादा थ्रेट फील कर रही है तो गवर्नमेंट रिवर्स डिसीजन लेगी। गवर्नमेंट इंपोर्ट होने वाली गाड़ी पे 2, 3, 4 लाख रुपया टैक्स लगा देगी। अब रिवर्स होगा सारा कुछ, कंज्यूमर का नुकसान होगा। कंज्यूमर को जो गाड़ी 10 लाख में मिलती थी अब शायद 14 लाख में मिले,
लेकिन प्रोड्यूसर का फायदा हो गया, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ गया, उसकी सेल बढ़ गई है, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलना शुरू हो गया है, गाड़ी अब भी इंपोर्ट हो रही है, बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाएंगी, 10,000 गाड़ियां इंपोर्ट होती थी तो 6,000 रह जाएंगी, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलना शुरू हो गया। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके सामने फोकस किस चीज का है, करंट इशू कौन सा है। जो करंट इशू है गवर्नमेंट उसके मुताबिक डिसीजन लेगी और उसकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर होगी, ये बात लाजमी है। ओके, थैंक यू। काफी है आज के लिए जनरल डिस्कशन, बाकी इसी तरह से अगर किसी दिन हमें दोबारा टाइम मिला तो हम करेंगे, अदरवाइज टॉपिक्स तो हमारे चल ही रहे हैं। कल इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2-3 दफा रिपीट हो चुका है पिछले 5 सालों में, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके जी।